चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है दैट इज अबाउट द स्टडी, मतलब हम कौन सी ब्रांच है हमारी फिजिक्स की जिसमें हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो सब समझते हैं क्या होती है। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आपके पास में यहाँ पे ये पर्टिकुलर माउस रखा हुआ है, ये क्या टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा, तो मतलब ये मोशन में नहीं है। वही मैंने कहा ये पेन है, इसको मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से लेके जाती हूँ तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो ये मोशन में है। तो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, किस तरह से वहां पे फिजिक्स काम करती है, या फिर क्या अजम्पशंस है जो हम लेके चलेंगे, उसकी बात करेंगे। ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो फिजिक्स की किस ब्रांच के अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंडर आता है। हम सुनते हैं कोई पर्टिकुलर की वो मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर हम सुनते हैं कि ये पार्ट जो है वो मैकेनिक्स का है, ये किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। तो ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं, बट एग्जैक्टली इन वर्ड्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स क्या है? तो ये वर्ड्स आप सुनेंगे, आज हम इनका मतलब देखते हैं, व्हाट डज दे मीन। मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स क्या स्टडी है? कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो मोशन में है उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वी कॉल इट मैकेनिक्स। अब स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब जो हमारा रेस्ट की पोजीशन में है, तो स्टैटिक्स हो गया जो रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में भी हमारे पास एक है काइनेमैटिक्स और दूसरा है आपके पास में डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में हमारा मतलब क्या है? काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं? मोशन को तो पढ़ते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि किस वजह से वो मोशन कॉज हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये एक पेन है, इस पेन को मैं वहां से उठाकर लेके आई तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन अगर मैं इस पेन को यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, तो ये नीचे जाता है, तो इसके ऊपर अब फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। तो मतलब दोनों कंडीशन में इसका मोशन किस वजह से हुआ वो अलग फोर्स था। एक में था मैकेनिकल फोर्स जो मैंने इसके ऊपर लगाया, दूसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर लगा। तो इन शॉर्ट हम जो आज स्टडी करेंगे उसमें ये रहेगा काइनेमैटिक्स जो हम बात कर रहे हैं, कि हम मोशन की तो बात कर रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि फोर्स कौन सा लग रहा है, किस वजह से वो मोशन हो रहा है। लेकिन अगर हम मोशन के साथ साथ इस चीज को भी स्टडी करते हैं कि ये आखिर किस पर्टिकुलर वजह से मोशन कॉज हो रहा है, इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो हमारा किस कैटेगरी के अंडर आ जाता है? दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ डायनेमिक्स। इसके बाद हमारे पास में है नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हमने कहा मोशन वो होता है जिसमें टाइम के साथ में पोजीशन में चेंज हो रहा है एंड वी आर कॉलिंग इट मोशन। तो अब रेस्ट क्या होगा? रेस्ट मतलब टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, वो बॉटल वहां पे रखी हुई है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो वो किस में है? वो रेस्ट की पोजीशन में। लेकिन ये वाला पेन अभी रेस्ट की पोजीशन में था थोड़ी देर पहले, फिर हमने फोर्स लगाया, ये मोशन में आ गया। अब हम इसको वापस यहाँ पे रख देते हैं, ये फिर से किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो किस में होता है? वो रेस्ट में होता है। लेकिन अब देखो ये जो रेस्ट और मोशन है ना, ये कैसे होते हैं? दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव का मतलब हुआ कि ये सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है उसको हम लेके चल सकते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे। आप एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, अब ट्रेन में मैंने कहा आप सारे ही बैठे हैं, सब लोग ट्रेन में बैठे हैं, तो सब लोगों में मैंने कहा यहाँ पे नीरद बैठी है, यहाँ अनुभूति बैठी है, फिर यहाँ पे मयूरी बैठी है, यहाँ पे रिद्धिमा बैठी है, और ये ट्रेन में बैठ के जा रही हैं। अब जब वो जा रही हैं तो तीन चारों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे आर इन रेस्ट। भाई नीरद भी बैठी है, अनुभूति भी बैठी है, मयूरी भी बैठी है और रिद्धिमा भी बैठी है, तो कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा।
इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन अगर मैंने कहा कि यहाँ पे कृति खड़ी है, अब कृति इन सबको ट्रेन में जाते हुए देख रही है ठीक है, तो अब कृति जाते हुए देख रही है, तो अब मुझे बताओ क्या ये चारों लोग जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में है या वो मोशन में है? वो मोशन में। तो क्या हमारा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द सराउंडिंग? तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज कर रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब हम सराउंडिंग को भी यहाँ पे लेके चलते हैं। अब हमने कहा हो सकता है कि हम अभी तो हमने सिर्फ ट्रेन या कार ये नॉर्मल सा एक एग्जांपल लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अर्थ के ऊपर हैं। अब अर्थ जो है वो कंटिन्यूएशन में रिवॉल्व कर रही है, तो हमने कहा ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ रखा है, ये रेस्ट में है, ये भाई गाड़ी के अंदर भी नहीं है, ट्रेन में भी नहीं है, कहीं नहीं है, ये यहाँ पे है और ये रेस्ट में है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर प्रार्थना मून पे बैठ के इसको देखेगी सैटेलाइट से, तो क्या अब ये रेस्ट की पोजीशन में है? क्या नहीं है। अब ये रोटेशन ऑफ जो हमारा अर्थ है, रिवोल्यूशन जो अर्थ है उसके साथ में ये मूव कर रहा है। तो इसलिए हमेशा हमें जब भी हम मोशन या रेस्ट की बात करेंगे, वी हैव टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ इट्स सराउंडिंग, कि इसकी सराउंडिंग कैसी है, ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो दोनों को डेफिनेशन क्या होगी? मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। रेस्ट क्या होगी? पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, टाइम के साथ में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो रेस्ट की पोजीशन में हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में मोशन के टाइप्स। अब देखो आपने ये जो मैंने अभी यहाँ पे टाइप्स लिख रखे हैं, इनके बारे में आपने पढ़ तो रखा होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता है? ये बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो। आपने देखो सर्कुलर मोशन 9th क्लास में पढ़ा था। रोटेशनल मोशन जब भी ज्योग्राफी पढ़ते थे आप, क्लास 10 तक तो पढ़ी थी, तो हम करते थे अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, ऐसा होता है, तो रोटेशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, कुछ कुछ ऐसे हमने पढ़ रखे हैं। तो एग्जैक्टली दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? या फिर हमने कहा रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ये नाम नहीं सुना अभी तक? ट्रांसलेटरी भी स्ट्रेट लाइन में ही होता है, बट बहुत बेसिक से डिफरेंस है, उनकी आज हम बात करेंगे। जिन्होंने नाम नहीं सुन रखा वो पहली बार देखेंगे कि ये क्या होते हैं, और कभी अगर आपने नाम सुन भी रखा है इनका, जैसे ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, आई थिंक ये नाम सुने होंगे कभी कि हाँ ऑसिलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो मतलब आखिर डिफरेंस क्या है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में? देखेंगे तो दोनों सेम ही लगते हैं, ये भाई ऑसिलेट कर रहा है, यही ऑसिलेशन होता है और यही वाइब्रेशन होता है, तो मतलब क्या डिफरेंस हो गया? हमारा ट्रांसलेटरी मोशन भी ऐसे ही है, रेक्टिलिनियर मोशन भी ऐसे ही है, रोटेशन में भी आप ऐसे सर्किल में घूमते हो, सर्कुलर में भी सर्किल में घूमते हो, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज नेम्स? तो हमारे पास मोशन के मेनली कितने टाइप हो गए? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तीनों को देखते हैं आखिर इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले वी हैव रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अ पॉइंट मास बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट द रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट मास की। तो नाउ यू शुड नो द मीनिंग ऑफ पॉइंट मास, क्योंकि हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि मोस्टली जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर पॉइंट मास। पॉइंट मास है तो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स इजी हो जाते हैं। तो नॉर्मली तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पॉइंट मास नहीं होते, लेकिन हम उनको अज्यूम करके चलते हैं। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत बार देखेंगे कि अजम्पशंस बहुत सारे हैं। तो अब पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट मास ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो मोशन में है, अगर इसकी जो डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल करी है, ये इसकी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल x इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान लेते हैं।
जैसे कि अर्थ और सन के कंपैरिजन में जो मून है उसका साइज बहुत छोटा है, या फिर जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में साइज छोटा है, तो हम उसे पॉइंट मास मान लेते हैं। लेकिन मून तो कोई पॉइंट मास थोड़े ना है, मून तो अच्छा खासा बड़ा है, बट स्टिल वी आर कंसीडरिंग इट पॉइंट मास। कारण क्या है? क्योंकि इसकी जिस पर्टिकुलर पोजीशन से, हमने कहा सन से हम इसका मेजरमेंट ले रहे हैं, तो सन से मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्जेक्ट की साइज से, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द पॉइंट मास। जैसे मेरे पास ये पेन है, अब पेन को मैंने कहा कि मैं इसका कुछ पर्टिकुलर साइज है, ये इसकी लेंथ है, अब हम इसका मूवमेंट कराते हैं, तो मैंने इसका मूवमेंट कैसे कराया, ये यहाँ था, मैंने इसको ऐसे मूव करवाया, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की, इसने मोशन में था ये, लेकिन क्या जो इसने पोजीशन चेंज की वो कंपैरेटिव टू इट्स साइज बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है, तो वी विल नॉट कंसीडर दिस एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अब हमारे पास में एक ट्रक है, ट्रक तो इस पेन से बहुत बड़ा है, लेकिन वो ट्रक क्या कर रहा है, वो अजमेर से जा रहा है बॉम्बे। अब अजमेर से बॉम्बे का डिस्टेंस और उस ट्रक का साइज अगर उन्हें कंपेयर करेंगे तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम उस ट्रक को क्या मान सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट एज द पॉइंट मास। तो जब भी हम किसी पॉइंट मास को कंसीडर करते हैं कि मतलब उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस उसने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है, तो और अगर वो पॉइंट मास किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नॉट अ पॉइंट मास, ठीक है, मूव तो वो भी कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे हमने पॉइंट मास कंसीडर नहीं करके क्या कंसीडर किया है, नॉर्मल एक कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कि मतलब अब वो छोटा नहीं है, वो अच्छा खासा बड़ा पार्टिकल है। लेकिन अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, तो हम कहते हैं इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहे हैं। तो अब ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में इसके जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, ये एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा ऐसे होंगे, ये सब कैसे चल रहे हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब पॉइंट मास कंसीडर होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इट इज नॉट अ पॉइंट मास, तो उस वाले केस में क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन हम इसको कह देते हैं। आगे चले, इतने तक में कोई डाउट तो नहीं है, हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। अब देखो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या होगा, अगर कोई एक पॉइंट मास है और वो मूव कर रहा है ऐसे किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो ये जो मास है इसको हम क्या इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्किल में, देन इट विल बी नॉन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हमारे पास आता है रोटेटरी मोशन। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पॉइंट मास, अब पॉइंट मास नहीं है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने दैट इज नॉट lesser than the that is not comparative greater than the size of the object, that is around the size of the object। अगर बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि पॉइंट मास है, डिस्टेंस जो है बड़ी नहीं है डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, देन ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब क्या होगा, हमने कहा अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हम इसको पॉइंट मास नहीं मान रहे, तो अब इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे अब क्या होंगे, सर्किल में मूव करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग सर्किल बना लिए, क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ है, ऐसे ऊपर तक खूब सारे हैं, इसने नीचे एक सर्किल बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, लेकिन सबकी जो सर्किल को मिलाने वाली एक लाइन है वो क्या है, वो सेम है। हमारे पास में ऑब्जेक्ट कैसा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ये सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन इन सबके सर्किल को, सेंटर को मिलाने वाली जो एक्सिस है वो कैसी हो गई,
वो सेम हो गई। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, ये रोटेशन कैसे करेगा, दिस इज हाउ इट विल रोटेट, ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो इसकी ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना रहे हैं और मूव कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाएंगे तो यहां अगर सेंटर है तो ये कैसे मूव करेगा, कुछ इस तरह से। तो अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट इज ग्रेटर, काफी ज्यादा है। अभी ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कैसी है, बहुत ही कम है। तो जब हम पॉइंट मास लेते हैं तो सर्कुलर मास ले लेते हैं, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं तो उस केस में हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। और जिस एक्सिस के अलोंग ये सब रोटेट करेंगे उसे हम इसकी रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। तो दिस इज दी रोटेशन, ये ऐसे एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज दी सर्कुलर मोशन। ये इस तरह से डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच। नेक्स्ट वी हैव ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखो दोनों फिर से वही है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन सेम ही होता है, लेकिन एक में हमारा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कैसे, ऑसिलेटरी मोशन कब है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, टू एंड हम ऐसे कहते हैं, एक बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, ऐसे इस तरह से हम मान लेते हैं। तो हमारे पास एक मोशन ऐसे हो सकता है, हमारा ऐसे अप एंड डाउन वाला मोशन, ये दोनों ही कैसे हैं, दे बोथ आर ऑसिलेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। हमने कहा यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे एक बार किया उसने, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऐसा दिखा देते हैं, फिर इसको फिर से थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, फिर हम छोटा, फिर ऐसे, फिर से। तो मतलब ये मोशन कैसा हुआ, ऐसे 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 करके ये आगे बढ़ रहा है, और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है कि मतलब इतने पर्टिकुलर के बाद ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये हो रहा है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी मूव कर सकता है, ये ऐसे भी मूव कर सकता है, दोनों तरह का मोशन हो सकता है। दोनों में जो लाइन है वो कैसी है, दोनों में सेम है, एक में ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, एक में ऐसे हो रहा है, बाकी बीच की लाइन तो सब में सेम है। ऐसे दिमाग में बैठ रही है ना वो लाइन जो बता रही हूं, नहीं, अच्छा ठीक है। तो दूसरा ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अब हमारे पास में क्या है, द वाइब्रेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, तो उस वाले केस में हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसे कह देते हैं वाइब्रेशंस। अब देखो हमने कहा ये एक पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑसिलेशन। अब हमने कहा इसका जो ये एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा है, ये क्या हो गया, वाइब्रेशन। आ गया समझ में, बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड हमारा जो होगा दैट विल बी हाई, ज्यादा रहेगा। और वाइब्रेशन कैसे होते हैं, वाइब्रेशन तो बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं, ऐसे ये वाइब्रेशन है, लेकिन ये क्या है, दिस इज ऑसिलेशन। ये क्या है, ऑसिलेशन, ये क्या है, वाइब्रेशन। तो जब छोटा एम्पलीट्यूड है दैट टाइम इट इज वाइब्रेशन मोशन, अदरवाइज ये कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। बेसिक डिफरेंस पता रहेगा हर वर्ड का कि किसका क्या मतलब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट मास कॉन्सेप्ट। पॉइंट मास कब कहेंगे, अगर उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो उसके साइज के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्यों करते हैं, वाई वी आर कंसिडरिंग पॉइंट मास, ताकि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इजी हो जाए, बस इतना सा वो है। तो मैथ्स को हम सिंप्लीफाई करने के लिए वी टेक दी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास में आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा क्या मतलब है, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हैं हम ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, जो यहाँ पे खड़ा है, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। क्लॉक विद हिम, ताकि टाइम, क्योंकि हर चीज हम टाइम के हिसाब से दे रख रहे हैं, हर जगह हम बोलते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बस वही टाइम को हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। with respect to time with him with which an observer can describe position, velocity, acceleration of a moving object, तो उसे हम बोलते हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
इसमें हमने कहा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, इधर की साइड में टाइम के साथ मूव कर रहा है, इसलिए मोशन हो रहा है इसका। लेकिन अब क्या आप इसको देख के इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बता सकते हो कि ये मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर हमने कहा कि ये किधर मूव कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन में, तो ये इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर मैंने कहा यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या एक्स और वाई दोनों में आएंगे, ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशंस में देखते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड तीनों में आएंगे। तो मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड, उसका एक्सलरेशन, ये सब, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम से, मतलब हम एक ओरिजिन मान के चलते हैं हर चीज को। मैंने कहा कोई भी हम मोशन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ओरिजिन यहाँ पे 9 बजे ले लेते हैं, फिर 9 के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, घंटे ले रहे हैं, तो 9 से 10, 11, 12 ऐसे। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के अकॉर्डिंगली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बस वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है हमारे पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल, इनर्शिया नाम सुना है आप सबने? कोई मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? ठीक है, और एनीवन एल्स? अर्पित बताएंगे व्हाट इज इनर्शिया? हाँ हाँ, ठीक है, सही बता रहे हैं ये। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन, it tends to be in the state of motion until unless an external force is applied on it। तो जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। ये हमारा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। क्या हम इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। हम कहते हैं कि जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अलाउ करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है, दैट इज व्हाट? दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे बोलेंगे इसे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड। जिस भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये अगर बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होता है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और अगर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वहां पे बहुत अच्छे से नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो उस वाले केस में ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें मतलब ऐसा होता है कि अर्थ के बाहर जाके हम देखते हैं तो हमारा नॉन इनर्शियल है, अर्थ के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस तरह से तो मोस्टली हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सारी बातें करेंगे, हम अभी स्पेस एंड ऑल वहां की नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए। बट मैंने बताया कि एक नॉन इनर्शियल भी होता है। वी आर टेकिंग द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कह रहे हैं न्यूटन का पहला लॉ यहाँ पे होल्ड हो रहा है, इनर्शिया नाम की कोई चीज होती है, बट एग्जिस्ट करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा बहुत अच्छे से होल्ड नहीं करेगा। तो अर्थ और आउटसाइड द अर्थ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है। अब हमें बात करनी है व्हाट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। देखो 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए आप इस कॉर्नर को देखिए एक बार। जो आपको यहाँ पे ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर में एक एक्सिस ये है, एक आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, और तीसरा आपको ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहे हैं हमें। अब हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर की ये नीचे वाली जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस। जो ऐसे ऊपर जा रही है ऊपर की तरफ, इसे मैं मान लेती हूँ वाई एक्सिस, और जो उधर जा रही है दैट इज नॉन एज जेड एक्सिस। दिख रही है सबको अच्छे से? ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर ही चल रहा है,
मतलब ना लाइन के ऊपर जा रहा है ना लाइन के इधर जा रहा है, तो ना तो वो इस दीवार के ऊपर है ना ही वो नीचे फ्लोर के ऊपर है, वो कहाँ है, इस बिल्कुल लाइन के ऊपर है। तो मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो अगर वो इधर चल रहा है इसी लाइन पे, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, वो स्ट्रेट लाइन का मोशन है। अब हमने कहा हो सकता है कोई एक ऑब्जेक्ट हो जो ये वाली लाइन के साथ में चले, ना इस वाली दीवार पे आए ना इस दीवार पे आए, वो सिर्फ क्या हो रहा है, उसी लाइन में चल रहा है। तो क्या वो एक पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली लाइन में चल रहा है? अगेन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही हुई, वो कोई प्लेन नहीं है वहां पे। तो ये वाला मोशन अगर है तो दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। अब हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी होगी, अगर हम उसे जीरो मान लेते हैं, हम कहते हैं दीवार के उधर जो भी जाएगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये ऊपर जा रहा है नीचे जो जाएगी वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव वाई एक्सिस, ये इधर जा रही है तो दीवार के उधर जो भी जाएगा दैट इज नेगेटिव जेड एक्सिस। तो समझ में आ गए तीनों कोऑर्डिनेट। सिंगल लाइन में मोशन है तो कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, हम एक दीवार या फ्लोर पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस दीवार पे है, या फिर मैंने कहा ये जो हमारा बोर्ड है वो इस दीवार पे है, इस दीवार पे अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं तो कुछ ये एक्स एक्सिस पे भी है और कुछ ये वाई एक्सिस पे भी है। तो क्या ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, एक्स एंड वाई दो हो गए, तो क्या टू डायमेंशनल हो गया ये, तो दैट इज टू डायमेंशनल। अब हम कहते हैं क्या ये थोड़ा सा इधर ऐसे ऊपर बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, तो क्या ये z एक्सेस के अलोंग भी है क्या, तो फिर ये 3D में हो जाएगा। या मैंने कहा मैं खड़ी हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं या मैंने ये पेन खड़ा है, ये पेन की जो पोजीशन है, ये पोजीशन कुछ हमारी एक्स एक्सिस के किसी कोऑर्डिनेट पे है, ये y के किसी कोऑर्डिनेट y पे है और z के कोई कोऑर्डिनेट z पे है, तो क्या ये 3D में है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1D 2D एंड 3D। वन डायमेंशन मतलब वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इधर उधर कहीं नहीं है। टू डायमेंशंस मतलब इस दीवार पे है या उस दीवार पे, उस दीवार पे होगा तो क्या वहां कोई एक्स एक्सिस है क्या, उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे उस वाली दीवार पे, y और z, ये दोनों डायरेक्शन होंगे। ये फ्लोर है, इस फ्लोर में कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, आ गया समझ में? तो ये हमारा टू डायमेंशन है फ्लोर, क्योंकि इसमें सिर्फ z और x आ रहा है। ये वाली दीवार हमारी कैसी है, z और y, दो डायमेंशन है फिर से। हाँ ये वाला, अब वो डिपेंड करेगा कि हमने कहाँ ले रखा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पे कोई जैसे ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, तो वो फ्लोर इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है तो वो एक तो एक्स एक्सिस में आ गया और एक वो जेड एक्सिस आ गई, बट वो वाई में कहीं नहीं है ना, तो वो फिर यहाँ पे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कोई फ्लाई है, वो उड़ रही है, वो उड़ रही है तो उसका वाई भी होगा, एक्स भी होगा और जेड भी होगा, तो फिर वो 3D में हो जाएगी। हाँ वो 1D में आ गई, वो भी वन डायमेंशनल, तो वो प्लेन आ गया, हाँ 2D में आ गया। पॉइंट अगर एक्स वाई जेड, अब वो पॉइंट डिपेंड करता है वो सिर्फ एक्स वाई में है या वाई जेड में है या एक्स जेड में है, या फिर वो एक्स वाई जेड तीनों में है। मैंने कहा ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। तो इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट है बताओ, तीनों है। अब मैंने कहा एक पॉइंट हमने ये लाइन खींच रखी है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ये भी पॉइंट ही है एक, एक्स वाई। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ ये वाला जो यहाँ पे प्लास्टर उतरा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये भी एक पॉइंट है। हाँ तो वो पॉइंट्स फिर डिपेंड करेगा कि भाई हमने एक्स वाई में लिया, वाई जेड में लिया, जेड एक्स में लिया, या फिर यहाँ बीच में ले लिया। क्या इसके एक्स वाई और जेड तीनों है, तो वो पॉइंट फिर कहाँ होगा, वो पॉइंट हमें डिपेंड करेगा। अगर मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये जगह पे पॉइंट लिया, तो अब ये कहाँ पे है, वो सिर्फ वाई और कैसा है, वन डायमेंशनल, क्योंकि वो उस लाइन पे ही लाई कर रहा है। नहीं उसके बारे में अपने को नहीं, वो फिर तो बहुत अजीब सी बातें हो जाएगी, फिर वो मूवी देखने लग जाएंगे हम। हाँ
हाँ हाँ, वो पॉइंट उसी में, हाँ 1D में ही आएगा। बाकी और बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन। मूवीज देखी है क्या आप लोगों ने ये वाली? नहीं देखी? साईफाई मूवीज आती है ना बहुत सारी, इंटरस्टेलर करके है, उसमें बहुत सारी फिजिक्स है। तो कभी देखनी हो तो देख लेना, उसमें सब कुछ है। हाँ हाँ, 5D या 4D कुछ ऐसा दिखा रखा है। तो वहाँ डायमेंशंस भी बहुत सारे हैं। वहाँ पे दूसरे दूसरे जो प्लैनेट्स है उनका भी बता रखा है, रेवोल्यूशन रोटेशन भी बता, मतलब जितनी फिजिक्स हम पढ़ते हैं ना कहीं उस मूवी में सारी की सारी, ब्लैक होल वगैरह सब कुछ दिखा रखे हैं। तो और भी बहुत सारी साइंटिफिक मूवीज आती है जिनमें कुछ ना कुछ तो वो दिखाते ही रहते हैं, और सब जगह साइंस ही यूज होती है। मोस्टली हॉलीवुड में बनती है, बॉलीवुड में तो नहीं बनती है ऐसी कोई मूवीज। हाँ, तो तुम अपनी इंग्लिश थोड़ी सी इम्प्रूव कर लेना हॉलीवुड की मूवी देखने के लिए। और फिर इंटरस्टेलर तो देख लेना, उसके अंदर तो बहुत सारी फिजिक्स है। क्योंकि फिर क्वेश्चन अराइज होंगे जब आप इंटरस्टेलर देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब कोई प्लेनेट है वहां पे, अपने अर्थ के जो 7 साल होते हैं वो वहां का 1 घंटा है, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वाई दिस इज सो, इतना टाइम वहां पे इतना, मतलब कम कैसे है? या कई जगहों पे ऐसा होगा यहाँ के कुछ 2 साल है, वहां का 1 घंटा ही है, वहां के 2 साल यहाँ के 5 साल के बराबर है, तो मतलब ये टाइम डायलेशन क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? फिर डायमेंशंस अलग अलग कैसे हैं, ब्लैक होल क्या होता है, एनर्जी क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर क्वेश्चन अराइज होंगे, एंड यू विल हैव द आंसर, क्योंकि जिसने मूवी बनाई उसको आंसर तो पता ही थे, इसीलिए उसने वो कॉन्सेप्ट्स को दिखाया। तो वो आंसर तो मिल जाएंगे आपको। तो XYZ एंड कोऑर्डिनेट्स, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन कर लोगे, हो जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को कि क्या होता है 2D, क्या होता है 3D, प्लेन क्या है, कौन सा XY कोऑर्डिनेट है, कौन सा YZ है, कौन सा ZX है, हो जाएंगे सब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। देखो, ट्रेजेक्ट्री से हमारा मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कह देते हैं। मैंने कहा अनुभूति तुम वहां से आओ यहाँ तक चल के, अनुभूति ने ये वाला एक पाथ फॉलो किया, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रेजेक्ट्री हो गया। फिर मैंने कहा देवांश है, देवांश यहाँ से वैशाली नगर जाते हैं, तो ये एक कोई पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते होंगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ देवांश। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है जिस पाथ में, हम उसे उसकी ट्रेजेक्ट्री कह देते हैं। मैंने आपको मंगलयान वाला एक एग्जाम्पल दिया था, बताया था ना, मंगलयान जो था, सॉरी चंद्रयान, चंद्रयान को एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री में चलना था, उसकी ये ट्रेजेक्ट्री है, हम ऐसा बोल रहे हैं। और ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे हमें कहीं पे ये चंद्रयान दिख रहा था जो कि एक पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास जिस पाथ को फॉलो करता है दैट इज नॉन एज इट्स ट्रेजेक्ट्री। अब आप देखो चंद्रयान जो था वो तो बहुत छोटा सा है, वैसे तो बड़ा था, लेकिन कंपैरेटिव टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, क्या ये पॉइंट मास हो गया? जब हम कैमरा पे देख रहे थे तब भी पॉइंट मास ही लग रहा था, एक पाथ पर्टिकुलर दिखाई दे रहा था जिसमें इसको ट्रैवल करना था। तो एक पॉइंट मास जिस डिस्टेंस को या जिस पाथ को ट्रैवल करता है दैट इज नॉन एज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं क्लास 9th में भी, थोड़ा सा हम इसको आज और अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोलते हैं द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, दैट इज नॉन एज द डिस्टेंस। तो जो भी पाथ लेंथ है उसे हमने बोल दिया दैट इज डिस्टेंस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि ये कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर अर्पित बैठे हैं, ये इनकी स्कूल है, और इनके स्कूल में यहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है। ठीक है, अब अर्पित को वाटर कूलर पे जाना है पानी पीने के लिए। ठीक है, जो रास्ता है वो कैसा है, यहाँ से ऐसे जाना है और ऐसे जाना है। ठीक है, ये रास्ता है। अर्पित के इधर पास वाली एक क्लास है जिसके अंदर यथार्थ बैठता है।
अब जब अर्पित अपनी क्लास से निकला तो अर्पित ने पहले सोचा कि अकेला तो क्या ही जाऊंगा, यथार्थ को भी साथ ले चलता हूं। तो अर्पित यहाँ अपनी क्लास से निकल के इधर गए, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे इन्होंने यथार्थ को बुलाया, बुलाने के बाद में ये ऐसे गए, यहाँ पे वाटर कूलर पे गए। वाटर कूलर पे जाने के बाद दोनों ने कहा कि एक बार देखाते हैं रिसेप्शन पे क्या हो रहा है, अभी क्लास में तो 1 घंटे तक कौन बैठेगा, 5 मिनट लेट सही। तो अब ये लोग यहाँ से, रिसेप्शन एरिया था यहाँ पे रिसेप्शन पे चले गए। जब रिसेप्शन पे चले गए तो इनको ध्यान आया कि अब भाई जल्दी से क्लास चलते हैं वरना कोई ना कोई टीचर पकड़ लेगा और फिर टीचर्स तो डांटते हैं। तो ये क्या करा, इन्होंने भाग के आए और आके अर्पित अपनी क्लास में यहाँ एंटर कर गया और जो यथार्थ है वो अपनी क्लास में यहाँ एंटर कर गया। ये था, ये पर्टिकुलर केस था। अब इसमें आप देखो अर्पित ने टोटल पाथ कौन सा कवर किया, अर्पित ने टोटल पाथ कितना कवर किया। अर्पित पहले आए कहाँ पे, यथार्थ की क्लास में, तो ये पहले तो यथार्थ की क्लास में आए, फिर यहाँ से ऐसे गए, ऐसे जाके वाटर कूलर पे गए, फिर यहाँ से रिसेप्शन पे गए, फिर रिसेप्शन से वापस अपनी क्लास में आए। तो दिस इज द टोटल पाथ लेंथ विच इज कवर्ड बाय द अर्पित। ये था यथार्थ का। अगर हम टोटल पाथ लेंथ देखें तो यथार्थ का टोटल पाथ लेंथ अपने पास में आता है, ये यहां से गए, जाके पानी पिया और फिर अपनी क्लास में आ गए। सो दिस इज दी पाथ लेंथ ऑफ यथार्थ। तो टोटल इन्होंने जो भी पाथ कवर किया, भाई ये रिसेप्शन पे गए, किसी दूसरी स्कूल क्लास में गए, किसी दोस्त से मिले बीच में, वॉट एवर देर डन, इन्होंने जितना एक एक स्टेप जो चला, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। अब वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। या फिर हम इसको दूसरा भी बोल सकते हैं जिसमें हम कहते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है कि अर्पित अपने दोस्त के पास गया, वाटर कूलर के पास गया, रिसेप्शन पे गया, कोई मतलब नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ये मतलब है कि जो अर्पित है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी। इनिशियली अर्पित यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्पित, और फाइनली अर्पित कहाँ थे, रिसेप्शन पे थे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो है हमारा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ पूरे केस में क्या अर्पित अभी रिसेप्शन पे ही खड़े हैं क्या, वापस अपनी क्लास में आ गए और क्लास में आके जिस सीट पे बैठते हैं वहीं बैठ गए। तो अब इनका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या आया, 0 आया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अर्पित का 0 आ गया। और अगर हमने कहा कि चलो अर्पित यहाँ इधर उधर टहल रहे थे, उनको बीच में पीटीआई सर ने पकड़ लिया और रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया, तो अब इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इनका ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। भाई फाइनल तो यहाँ खड़े हैं, अब प्रिंसिपल सर बुलाएंगे, अब जाऊंगा बताऊंगा क्यों बाहर निकला था, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये वाली थी। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा, वापस आके अपनी क्लास में बैठ गए, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है। तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर हम कहें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो ज्यादा बेटर आइडिया रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल वाला। अब हम बात करते हैं यहां पे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमें कहता है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अभी अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या, 0 आया था, 0 आया था। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। तो हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया। पॉजिटिव हमने क्या देखा, पॉजिटिव ने हमने कहा कि अर्पित अपनी क्लास से निकल के कहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सीधा रिसेप्शन पे ही पहुंचा देते हैं हम इनको, ये रिसेप्शन पे है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को देखते हैं, तो डायरेक्शन को देखते हैं तो हमें एक ओरिजिन लेके चलना पड़ेगा। हम मानते हैं कि जो अर्पित की क्लास है वो हमने क्या मान रखा है, वो हमने ओरिजिन मान रखा है। साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे हम यहाँ पे। तो जब ओरिजिन माना है तो इस डायरेक्शन में अगर अर्पित जाते हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अर्पित अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ओरिजिन के तो इनका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब अर्पित यथार्थ की क्लास में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन उनकी क्लासरूम है और हम यहाँ साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, उसका ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी दी नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव है एक, उसका जो जस्ट ऑपोजिट होगा उधर हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। हमने कहा अगर इधर पॉजिटिव ले रखा है तो अगर ये इधर जाएंगे तो दैट विल बी नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। डिस्टेंस में हम साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहे, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने कहा कि जो स्केलर क्वांटिटी है दैट इज डिस्टेंस बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। इसको कोई मतलब नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जाओ जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो हमें मिलेगी डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है, तो इसकी ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या, मीटर। ठीक है, पहले क्या बोला, वो क्यों, टाइम तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे, गलती से भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप, वो पॉइंट आपका कहता है जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो साइन कन्वेंशन है हमारा एनसीईआरटी में तो हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और इट विल बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ये बराबर हो सकती है, ये उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर टू डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और इट कैन बी लेसर देन द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस कर लोगे। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और वी कैन से द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है दैट इज मीटर। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मतलब डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, बट डिस्प्लेसमेंट को है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो का केस कब है, व्हेन द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, तो उस वाले केस में इट विल बी जीरो। ठीक है, इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, उससे ज्यादा नहीं होगा कभी भी। कर लोगे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्पीड। स्पीड को हम किस तरह से बोलते हैं, स्पीड का सबसे पहले आप देखो, जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं हम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ऐसे बहुत सारी आएगी, वर्क, एनर्जी, पावर। हर फिजिकल क्वांटिटी का हमें डेफिनेशन, एसआई यूनिट, फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला, ये चार चीजें तो आपको हमेशा लिखनी ही लिखनी है। मतलब इसको दिमाग में सेट कर लेना। जैसे हमने स्पीड देखा, तो स्पीड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। तो अब स्पीड की डेफिनेशन को हम लिखते हैं डिस्टेंस पर यूनिट
टाइम, पर यूनिट टाइम। अब देखो लैंग्वेज जगह जगह पे चेंज हो सकती है, बट वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि क्या कहना चाहता है। मैंने कहा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये क्या है, स्पीड है। इसी डेफिनेशन को बहुत जगहों पे लिखा हुआ हो सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ ही नहीं हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। या फिर ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीनों का मतलब सेम है, डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग हो गई। तो कभी बुक में कुछ दी हो सकती है, किसी रेफरेंस बुक में कुछ लिखा हुआ हो सकता है, नोट्स में कुछ लिखा हुआ हो सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये हो गया। तो डेफिनेशन हो गई हमारे पास में, तो मतलब हमने डेफिनेशन, हमारा पहला पॉइंट कवर कर लिया। डेफिनेशन के बाद वी विल ऑलवेज राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम स्पीड को लिख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्रॉपर लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोर्ड का पेपर भी देना है हमें, तो इसलिए लिखना भी आना चाहिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके बाद में आप चाहे से डी अपॉन टी लिख दो, बट एक बार इसको पूरा लिखना है। अब इसी से ही हम इसकी एसआई यूनिट डिराइव कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम एक और तरीके से लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, मीटर पर सेकंड। 3 पॉइंट हुए। अब चौथे पॉइंट में हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में हमें डिफाइन करना है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, मीटर किसका है, कौन फिजिकल क्वांटिटी है मीटर के लिए, लेंथ, सेकंड के लिए टाइम, तो ये हो गया एल टी माइनस 1। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, हो जाएगा। दिस इज स्पीड। अब बात आती है एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड को हम कैसे समझ सकते हैं, हमने कहा फॉर एग्जांपल आप गए अजमेर से जयपुर, अजमेर से जयपुर गए, तो वहां जाते ही आपसे किसी ने पूछा कि यार तुम तो बहुत जल्दी आ गए, क्या क्या स्पीड से आए हो, तो आपने कहा कि आज तो 80 की स्पीड से आया हूं, ठीक है। तो आपने बता दिया 80 की स्पीड से आए इसलिए हम जल्दी पहुंच गए। लेकिन क्या अजमेर से आप स्टार्ट हुए और आप जयपुर पहुंचे, तब तक आपकी वो 80 किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड है वो कांस्टेंट थी क्या? ऐसा नहीं था। आपने जो आंसर दिया वो क्या था, एक एवरेज स्पीड का आंसर था। अदरवाइज क्या हुआ होगा, आप यहां से निकले तो बस स्टैंड पे भीड़ रहती है, हो सकता है आपकी स्पीड रही हो 20-30 किलोमीटर पर आवर, फिर आप आगे गए, थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ तो इंक्रीज हो गई, फिर टोल आ गया तो 0 हो गई, फिर रोड बिल्कुल खाली पड़ी है तो हो सकता है 100 पे आपने गाड़ी चला ली हो, फिर बीच में कोई गाय आ गई तो ब्रेक मारे, फिर 0 हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ी, फिर ट्रैफिक आ गया तो फिर 30-40 पे चला रहे हो। तो मतलब ये कंटिन्यूएशन में चेंज हो रही है। लेकिन हमने जो आंसर दिया वो कैसा दिया, वो हमने एक एवरेज आंसर दिया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड हमारी हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हमें क्या दे देगी, इट विल गिव अस द एवरेज स्पीड। अब एक यहां पे और टर्म है हमारे पास, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या यहां पे एक इंस्टेंट वर्ड आ रहा है। अब इस इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी। आप सुबह 9 बजे रवाना हुए, आप 11 बजे जयपुर पहुंचे। अब आपके दोस्त ने आपसे कहा कि देवांश 10:03 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो 10:03 एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछ रहा है वो। तो अब आप बताओ 10:03 मतलब ना तो हम 10:02 की बात कर रहे हैं, ना ही हम 10:04 की बात कर रहे हैं,
हम एक बहुत ही छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जिसमें वो 10:02 हुआ होगा। 2 घंटे के कंपैरिजन में ये वाला टाइम बहुत ही छोटा सा है, 10:03। इससे पहले कुछ 10:02 होगी और उसके बाद 10:04 हो गई होगी। ये वाला जो टाइम पीरियड है, क्या ये बहुत छोटा है? क्या हम इस टाइम को लिख सकते हैं, ये टाइम पीरियड डेल्टा टी, भाई छोटा टाइम है तो हम डेल्टा टी लिख रहे हैं, दिस टेंड्स टू 0, मतलब इतना छोटा है कि कंपैरेटिव टू 2 आवर्स हम इसको कह देते हैं इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब टेंडिंग टू 0। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कि इतना नेग्लिजिबल टाइम पीरियड है, उस पे जो स्पीड होगी दैट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब आप देखो इतने छोटे से टाइम में उसने क्या डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करी, क्या बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को भी लिख लेते हैं, कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी बहुत छोटी सी, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लिखा, लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब इतना छोटा टाइम है कि इट इज नेग्लिजिबल। टेंस टू 0 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 0 टाइम, इतना छोटा टाइम। तो डेल्टा एक्स छोटा सा डिस्टेंस, डेल्टा टी छोटा सा टाइम, वहां उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड थी दैट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है इतना? ठीक है।